नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत। और आप बताइए, आप सब लोग कैसे हैं? मैं अच्छा हूं। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप घर बैठ के अपनी पढ़ाई प्रॉपर रख रहे होंगे। जितना पुराने लेक्चर्स हैं उन पुराने लेक्चर्स को देख रहे होंगे। अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट्स करिए और मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाके अपने अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, सॉरी, इसमें जितने भी अपने पोर्शन है अलग अलग, अपना इकोनॉमिक का हुआ, इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सारे पोर्शन की जितनी भी प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं आप उनको वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज हमारे कौन से चैप्टर चल रहा था हमारा? ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 में देखिए आप लोग, इसमें हम शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखते हैं हम रिसोर्सेज को कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि रिसोर्सेज जितने भी देखते हैं हम, तो डेवलपमेंट में हमारे रिसोर्सेज का बहुत बड़ा क्या है, रोल है कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो कहीं ना कहीं इनडिस्क्रिमिनेटली इनको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सेसिव अमाउंट में। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन जनरेशन्स के पास क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं, शायद प्रॉपरली बहुत सारे रिसोर्स हमें मिले ही ना हमारी आने वाली जनरेशन्स को। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम बढ़ती आ रही हैं। प्रॉब्लम्स कौन सी आ रही हैं? देखो, इसमें फर्स्ट आई प्रॉब्लम कौन सा? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोग, कुछ कंट्री, कुछ पर्टिकुलर जो हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि बाकी जो लोग हैं ना, उनको क्या हो रहा है कि जितने रिसोर्स हैं वो यूज़ ही ना नहीं कर पा रहे हैं, वो इवन उनको देख भी नहीं पा रहे हैं उनको। ठीक है, अब दूसरा आता है अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। कि जितने हमारे रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ही हाथों में के अंडर में, जैसे हमारी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उनको बहुत ही बड़े अमाउंट में उन्हें यूज़ करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। एक आता है इसके अंदर कौन सा? डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। अलग अलग कुछ सेगमेंट्स दे रखे हैं। इसमें एक आता है हैव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है, इसमें कौन हो गए? रिच एंड पुअर हो गए। कि एक सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है और दूसरी एक सोसाइटी है जो क्या कर रही है, उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम शुरू होती जा रही है। ठीक है, एक आता है इसके अंदर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब देखिए, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? एक तो ग्लोबल वार्मिंग। आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी जब से हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ कंट्री के अंदर, तब से एक चीज़ देखने को मिल रही है कि पूरे कंट्री के अंदर क्या हो रहा है कि कंट्री के अंदर पोल्यूशन लेवल जो है, पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो गया है हमारे कंट्री के अंदर। दूसरा क्या हो रहा है, जो आसपास हम देखने को मिलता है कि हमारे आसपास जो एक ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट कम होता जा रहा है कुछ थोड़ा बहुत। इसके अंदर हमारी ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा था वो हमें बहुत उससे फ़ायदा मिल रहा है। कि क्या हो रहा है कि हमारी ओजोन लेयर फिर से बिल्टअप हो रही है। देखो, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी देखिए, देखो, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन, इन सारी चीज़ों से हमें अभी निजात मिल रही है। किस टाइम पे? लॉकडाउन के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं इन सब कामों करने के लिए अगर किसी का कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेदार है तो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए, इन सारी परेशानी को निजात पाने के लिए, इन सारी परेशानी से दूर होने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए कुछ ऐसे एक्शंस उठाने पड़ेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेंगी। तो वो हमारे क्या बोलते हैं पूरे एक्शन को? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि इसमें क्या कंडीशन दे रखी है? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर देखो, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग। इसमें क्या करना है? हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है इसके अंदर, एक तो। और दूसरा क्या करना है? प्रेजेंट क्या देखो, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ऐसा नहीं कि हमें फ्यूचर के लिए सब चीज़ों को छोड़ते हुए कि हम उसके लिए रख दें सारी चीज़ों को और आज उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं। आज का काम भी चलना चाहिए लेकिन एक प्लानिंग के साथ होना चाहिए, जिससे क्या आज का काम भी हो हमारा, आज प्रेजेंट का भी, और फ्यूचर के लिए भी वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सारी चीज़ें बची रहें। इन्हीं सारे इनिशिएटिव को लेते हुए, इन्हीं सारी एम्स को उठाते हुए या कहा कि रियो डी जेनेरियो के अंदर, एक ब्राज़ील के अंदर जगह पड़ती है, वहाँ पे एक अर्थ समिट हुई। उस अर्थ समिट को कब हुआ? ये अर्थ समिट हुई जून 1992 के अंदर। इसमें कुछ 100 कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं उन लोगों ने हिस्सा लिया। वो सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपना डिस्कशन शुरू किया। अब इस डिस्कशन को देखें तो ये पूरी जो समिट थी कौन सी थी? ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। ठीक है, इनके अंदर कुछ इनकी जो प्रॉब्लम्स, जिनके ऊपर उनकी जो मेनली जिनके ऊपर उनको कन्विंस करना था, बातें करनी थी, डिस्कशंस करनी थी, वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट इसमें देखो, प्रॉब्लम ऑफ
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के, पहले उनको क्या है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सेकंड हो गया कौन सा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, जिससे क्या हो कि लोग, जिस समाज है वो भी आगे बढ़े, और दूसरा उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बढ़ती रहे, अच्छी होती रहे, सभी लोगों के पास अच्छा पैसा हो, जिससे वो क्या करें अपनी कंट्री को अच्छी तरह से चला सकें। ठीक है, ये सारी कंडीशन थी उनके पास में। एक और उनको एक बात करनी थी किसके ऊपर, कि जितने भी ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ के ऊपर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, इन सब के ऊपर डिस्कस करना था। तो ये सारे लोग कहाँ पे इकट्ठे हुए, ये लोग, इन सब लोगों ने इकट्ठे होकर बात करी। जो पूरा इनका एक मुद्दा रखा वो क्या था, इनका एजेंडा 21। ठीक है, जो पूरी जिसके अंदर सारी कंडीशन थी कि हमें क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम नहीं करने। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के लिए जो एजेंडा शुरू किया वो कौन सा, एजेंडा 21। तो आइए हम एजेंडा 21 को थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए तो क्या था, देखो इसमें कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के वर्ल्ड लीडर थे 1992 के अंदर इकट्ठे हुए, और इस पूरी सब कमेटी को करने के पीछे जो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, पूरी मतलब एक पूरी इन चीज़ों को करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, UNCED। ठीक है, ये पूरा मीटिंग कहाँ पे हुई, इन लोगों की मीटिंग हुई रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील के अंदर है। ठीक है, वहाँ पे इनकी हुई। इनके जो मेन मोटिव, जिनके ऊपर जो एम्स थे, एम कौन से थे, अचीविंग ग्लोबल sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through a global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibility. इन सारी चीज़ों को इन्होंने किसके अंदर कंसिडर किया, इन सारी चीज़ों को उन्होंने कंसिडर किया एजेंडा 21 के अंदर। ठीक है, और कहाँ मिले ये लोग, सारे लोग रियो डी जेनेरियो में 1992 में ये मिले वहाँ लोग, ये सारी कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसके अंदर हमें शुरू करना है कौन सा टॉपिक, इसके अंदर रिसोर्स प्लानिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बाय द वे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर एक प्लानिंग नहीं होगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर उन चीज़ों को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मैनेज करने के लिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। कि हमें क्या करना है कि अगर प्रॉपर वे के अंदर चीज़ों को यूज़ करना है, अगर टाइम तक चलाना है तो क्या करना, प्रॉपर वे में उन्हें यूज़ करना पड़ेगा। देखो अब हमें इंडिया के अंदर कुछ अलग अलग पर्टिकुलर आपको एरियाज़ मिलेंगे जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, देखो, दीज आर द रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज। कुछ एरिया में आपको कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मिलेंगी लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, हमारा छोटा नागपुर रीजन वाला एक इलाका दे रखा है पूरा, उसको देखिए। देखो फॉर एग्जांपल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर द रिच इन द मिनरल्स, कोल्स डिपॉजिट। ये आपको छोटा नागपुर रीजन में जितने भी जगह हैं, प्लेटू रीजन, इसके अंदर आपको चीज़ें बहुत मिलेंगी। लेकिन कुछ परेशानियाँ हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन देखो तो यहाँ की ख़राब है कंट्री, इन पर्टिकुलर स्टेट्स की। एक आते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम देखें तो आपको वहाँ वाटर बहुत मिलेगा। क्यों, वहाँ रिवर्स का वाटर बहुत मिल जाता है। ठीक है, बारिश अच्छी खासी होती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज़ की है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर सेट नहीं हो पाता है वहाँ पे, क्योंकि पूरा क्या रीज़न कैसा, माउंटेनियस रीज़न है, तो प्रॉब्लम आती है, बारिश बहुत होती है, ये भी प्रॉब्लम आती है उस जगह। कुछ स्टेट्स और दे रखे हैं, जैसे राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत है, लेकिन यहाँ पानी की कमी है इस जगह, वाटर रिसोर्सेज कम है। ठीक है, तो और दूसरा एक रखा है द कोल्ड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख रिलेटिवली आइसोलेटेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री, इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज देखो तो कल्चरल हेरिटेज उस जगह बहुत ज़्यादा है, कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम, बट इट इज़ डिफिशियंट इन द वाटर। लद्दाख रीजन के अंदर भी प्रॉब्लम है। लाइन आपने क्लास 9th हमारे ज्योग्राफी का एक चैप्टर था, कौन सा, क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर हमने देखा था कि क्या है कि लद्दाख वाले रीजन के अंदर ही बारिश नहीं होती है। रीज़न आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरा क्लाइमेट चैप्टर के ऊपर, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, दिस सारा ये जितनी परेशानी है इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जिन जगहों में जो चीज़ें कम है, जिन जगहों में मिनरल ज़्यादा है, मिनरल जहाँ पे कम है उनको वहाँ पहुँचाया जाए। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा है, जहाँ पे पानी नहीं प्रॉपर पहुँच पा रहा तो उनको पानी सप्लाई करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना ज़रूरी है। चीज़ों को हम कैसे एक दूसरे के लिए मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है ना, तो ये हमारी गवर्नमेंट्स को, ये हमारे सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए। सारा पूरा अगर हम देखें, सारे जितने ब्लेम है अगर हम गवर्नमेंट्स के ऊपर डाल दें प्लानिंग के ऊपर, तो ये गलत है कि गवर्नमेंट्स कहाँ तक करें, हम लोगों को कोऑपरेट करना
बहुत ज़रूरी होता है उनके साथ में, ठीक है। अब आते हैं रिसोर्स प्लानिंग इंडिया। अब देखते हैं इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, क्या क्या काम होता है। देखो फर्स्ट इसमें टॉपिक उठाते हैं हम, देखो पॉइंट आइडेंटिफिकेशन एंड द इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज। पहले इनके ऊपर क्या करें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करें चीज़ों को, इन्वेंट करें, और उसके बाद पूरा सर्वे होने के बाद उस चीज़ों पर पहुँचें। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटिव एस्टिमेशन एंड द मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इन सब चीज़ों को मेज़र करें कि अगर उनके पास सरप्लस में चीज़ है तो सरप्लस में जितनी भी चीज़ है उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको दूसरी पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे क्या है उनकी कमी है उनको वहाँ पे उनको प्रोवाइड करवाया जाए, उसके बदले जो उन पहली स्टेट के पास जो कमियाँ थी उनको पूरा किया जाए, ठीक है। दूसरा आता है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड ऑन विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का साथ दें, कहा कि हेल्प लें इसके अंदर, स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स एंड इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। इस जगह ये सारे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे क्या हो कि पूरी जो प्लानिंग है वो पूरी प्लानिंग प्रॉपर्टी उस जगह चल पाए, ठीक है। थर्ड दे रखा है इसके अंदर मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, कि पूरा नेशन कैसे उससे डेवलप होगा, नेशन के लिए क्या फ़ायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए प्लान्स करना चाहिए। और ऐसा ही हमारे यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है ये 5 ईयर प्लान्स के थ्रू हो रहा है। देखो अलग 5 ईयर प्लान्स के अंदर इन चीज़ों को लॉन्च किया गया, उसी वजह से देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री बहुत आगे तक मूव कर पाई, ठीक है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें। देखो कि आप ये है, देखा एक क्वेश्चन देखा, कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन। देख लो इकोनॉमिकली डेवलप्ड और इन चीज़ों के बारे में बात करें तो हम चंडीगढ़ की बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम पहले वाले की बात करें कि जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो वो हमारा ये छोटा नागपुर रीजन की जितनी जगह हैं उनको डिस्कस। अब देखते हैं इंडिया का थोड़ा पास्ट देखते हैं हम। पास्ट के अंदर देखो कि क्या था कि हमारा कंट्री, आप हम लोगों को पता है, पहले क्या था कि इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे उनकी कॉलोनी थी। कॉलोनी के टाइम पे उन लोगों ने क्या किया, अपने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए, खुद के लिए चीज़ों के लिए क्या करना शुरू कर दिया, या फिर अब उनके खुद की कंट्री के डेवलपमेंट के लिए करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने हमारी कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज थे उनको क्या करना शुरू किया, एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies। ये इंडिया के साथ भी हुआ, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, ठीक है। therefore resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technology development and institutional changes। इसकी वजह से क्या हुआ, उनके हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। ये चीज़ें हमें उस टाइम पे देखने को मिली, ठीक। चलिए इसी में आगे हम एक टॉपिक देखते हैं, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज में हम देखते हैं, पहले देखो कौन सा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो क्या है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी बट इरेशनल कंजम्पशन एंड द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगी, एक टाइम पे जाके क्या होंगे, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, ओवर एक्सप्लोर पे ख़त्म हो जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसका सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन को बनाए रखने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना आए, इन सब चीज़ों को बचाए रखने के लिए, इन सारी चीज़ों से क्या करना पड़ेगा हमें, उनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी में हमारे यहाँ पे कुछ थिंकर्स हैं, उनके कुछ उनका रोल आता है, जिसमें स्पेशली एक नाम आता है, हमारे राष्ट्रपिता का नाम आता है, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का आता है। महात्मा गांधी जी क्या थे कि महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट था जो कभी कभी आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर भी देखने को मिलता है, कौन सा, देयर इज़ enough for anybody's need and not for एनी बडीज़ ग्रीड। सभी लोगों की नीड के लिए तो है लेकिन उनकी ग्रीड के लिए नहीं है। ग्रीड मतलब लालच के लिए नहीं है, हमारे पास सबकी ज़रूरत के लिए है सिर्फ, ठीक है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड द सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोइटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ द रिसोर्सेज डिप्लीमेशन टू द एट द ग्लोबल लेवल। अगर हम पूरे ग्लोबल लेवल पे देखें तो क्या हुआ, कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से, उनके लालच की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसके ऊपर। सब बहुत टाइम पहले ही हमारे गांधी जी जो नेशंस फादर थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। अब देखिए कि एक कॉन्फ्रेंस दे रखी है एट द इंटरनेशनल लेवल, द क्लब ऑफ रोम एडवोकेट्स रिसोर्स conservation for the first time in a more
सिस्टमेटिक वे इन 1968 में ये लोग बहुत आगे बढ़ गए। इन लोगों ने उस टाइम पे इसके ऊपर बात उठाना शुरू कर दिया, इस चीज़ के ऊपर बात करना शुरू कर दिया। आज हमारे हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर आज भी हम चीज़ों को सोचते नहीं हैं, हम पर्सनली हम लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है। और एक गांधीयन फिलोसफी के ऊपर क्या हुआ कि बाद में समचर का एक रोल आता है। सब्सिक्वेंटली इन द 1974 गांधीयन फिलोसफी वॉज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय समचर इन हिज बुक स्मॉल ब्यूटीफुल, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक के अंदर भी चीज़ों को कहीं ना कहीं बताया। गांधी जी की जो मतलब क्या थी कि पूरी जो मतलब एक सोच थी, फिलोसफी थी रिसोर्सेज को बचाने के लिए, वो सारी फिलोसफी को उन्होंने अपनी बुक के अंदर स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के अंदर इसको डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट शुरू करते हैं अपने वीडियो का, हम शुरू करेंगे लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इसके अंदर, तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और जो भी परेशानियाँ होंगी उनको मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।